नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने अपने जमाने में कहा था, इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। बिहार की राजनीति आजकल कुछ ऐसी ही होती नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके करीबी वफादार जनता दल यूनाइटेड के नेता जो भी बचे खुचे हैं, उनके बेटे निशांत कुमार, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेताओं से एक ही लाइन सुनना चाहते हैं, एक ही पंक्ति सुनना चाहते हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड का नारा भी है, 25 से 30 फिर से नीतीश। यानी 2025 से 2030 नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री रहेंगे, बने रहेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, मंच से नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बता रहे हैं, अलग अलग शब्दों में उनकी तारीफ कर रहे हैं। अमित शाह जो बिहार के दौरे पर जाकर बाकायदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आधिकारिक आवास एक अन्य मार्ग पर जाकर एनडीए नेताओं के साथ बैठक करते हैं, उनके साथ कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तारीफ भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों नेता वो कहते हुए नजर नहीं आते या वो कहने से बचते हुए नजर आते हैं जो नीतीश कुमार की इच्छा है और उनके बेटे, उनकी पार्टी के कुछ नेताओं की भी इच्छा है, यानी 25 से 30 फिर से नीतीश। और ये कहने की बजाय अपने बयानों से किस तरह के कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और इसलिए मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के उस ऐतिहासिक वाक्य का जिक्र किया, जिसका मतलब और मायने यही निकलता है कि अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते तो उनको कंफ्यूज कर दो। अब बिहार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि 2025 के बाद अगर 2025 में एनडीए गठबंधन की जीत होगी तो फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? ये किसी भी तर्क से भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों नेता नीतीश कुमार को कन्विंस नहीं कर सकते, तो कंफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के अलग अलग बयानों ने बिहार की राजनीति को उलझा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, अमित शाह के अलग अलग बयानों के बीच नीतीश कुमार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसके बाद से अब ये कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार अब रुकने वाले नहीं है, नीतीश कुमार अब थमने वाले नहीं है। नीतीश कुमार को अब कौन रोक पाएगा? नीतीश कुमार को अब कौन समझा पाएगा? नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं, सक्रिय, आक्रामक, बिहार की राजनीति के धुरंधर नेता के तौर पर। ये तमाम चीजें एक एक करके मैं आपको अपनी इस स्टोरी में बताऊंगा, लेकिन उसकी शुरुआत उस अपील, उस आग्रह के साथ करना चाहूंगा कि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म अभी नया है। पिछले कुछ महीनों में आप लोगों ने हर तरीके से हमारा सहयोग किया, हमें समर्थन दिया, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपके प्रति आभारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भविष्य में भी हमें आपके सहयोग, साथ, समर्थन की जरूरत होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने को कहिए। हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं और हर तरीके से हमारे साथ खड़े होइए, हमारा सहयोग दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म को न केवल सब्सक्राइब कीजिए बल्कि हमें ज्वाइन भी कीजिए। हर तरीके से, अलग अलग तरीकों से हमारे साथ खड़े नजर आइए। अब आते हैं आज की स्टोरी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान की रैली में गए, बड़ी बड़ी बातें कही। हालांकि सिवान की रैली में भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आई, जो मैंने कल अपने वीडियो में आपको बताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले कैसे ईडी वहां पहुंच गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उद्घाटन और शिलान्यास के जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं उसमें कितना झोलझाल है। मैंने पिछले 2 दिनों के दौरान 2 वीडियो बनाकर आपको बताया था। तो खैर, सिवान की धरती पर गए, सिवान की रैली पर गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए, विकास को लेकर, अपने दौरों को लेकर, अपनी यात्राओं को लेकर, बिहार के विकास की संभावनाओं को लेकर। हालांकि उसमें भी कई तरह के सवाल किंतु परंतु के साथ लगे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों तक ही अगर हम अपने आप को सीमित रखें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुनना चाहते थे वो नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर नहीं आए। और पिछले कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर पिछले कुछ दौरों के दौरान अगर आपने वीडियो देखे होंगे, तस्वीरें देखी होंगी, तो आपको नजर आ रहा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से हाथ जोड़कर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए नजर आते हैं। सूत्र ये बताते हैं कि गठबंधन में जिस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है कई मुद्दों को लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको स्पष्ट करे, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट करना नहीं चाहते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस राजनीतिक हैसियत में नहीं रह गए हैं कि वो इन तमाम मुद्दों को एड्रेस करके कोई समाधान निकाल सके, कोई अंतिम फैसला कर सके। क्योंकि उनके गृह मंत्री, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो सरकार भी चला रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी चला रहे हैं, और बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति जो है वो उन अमित शाह साहब ने तैयार की है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल है, एक चेहरे के तौर पर शामिल है, एक लोकप्रिय चेहरे के तौर पर शामिल है। और जहां तक रणनीति बनाने का सवाल है, वो अमित शाह ने वो जिम्मा, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अमित शाह के 2 बयानों ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब आप कन्विंस नहीं कर सकते तो आप उनको कंफ्यूज कर दीजिए, और अमित शाह के 2 बयानों ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उनके बेटे निशांत कुमार को कंफ्यूज कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ शुक्रवार को सिवान की धरती से बिहार के चुनावी राजनीतिक गणित को साधने की कोशिश कर रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे, उनके मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री के एक बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। अमित शाह ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत करते हुए, इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर पूछे गए सवाल का ऐसा गोलमोल जवाब दिया जिसने भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। जब अमित शाह से यह पूछा गया कि बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अमित शाह ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो समय ही तय करेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम यह चुनाव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ही लड़ेंगे। और जब अमित शाह का यह बयान सुर्खियों में आया तो नीतीश कुमार समेत उनके वफादार जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं को महाराष्ट्र का वाकया याद आ गया, जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह सवाल पूछा जाता था, वो यही कहते थे कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के बाद किस तरह का खेला कर दिया ये सबको याद होगा, नीतीश कुमार को भी बखूबी याद होगा। और इसलिए जब अमित शाह ये कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम यह चुनाव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ही लड़ेंगे। नीतीश कुमार ये सुनना नहीं चाहते, नीतीश कुमार तो ये सुनना चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत मिलने के बाद नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसलिए जनता दल यूनाइटेड का नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन यह कहने की बजाय अमित शाह ने बिहार के चुनावी गणित को उलझा दिया। लेकिन एक और बयान अमित शाह का आया जिसके बाद यह कहा जा रहा है, जिसके बाद यह बताया जा रहा है कि अमित शाह नीतीश कुमार को कंफ्यूज करना चाहते हैं। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में अमित शाह ने क्या कहा मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक हिंदी अखबार को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और यह सवाल चूंकि बहुत गर्म है तो यह सवाल उनसे पूछा गया। हिंदी अखबार को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने क्या कहा कि हर चुनाव में यह सवाल उठता है कि इसको हम घोषित नहीं करते, उसको नहीं करते, हम अपने हिसाब से फैसला करते हैं, इसमें खबर क्या है। और अमित शाह की इस टिप्पणी ने एक बार फिर से यह संकेत दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री पद पर कुछ भी तय करने के मूड में नहीं है, कुछ भी घोषित करने के मूड में नहीं है। और इसका मतलब और मायने सिर्फ यही निकलता है कि चुनाव के बाद अगर जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से छोटे भाई की भूमिका में आई, यानी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उसके सीटों की संख्या कम हुई, तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पुराने बयान को याद कर लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है या तभी मानी जाएगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा।
नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं। नीतीश कुमार इस बात को भी बखूबी समझते हैं कि चुनाव तक उनको अपने साथ बनाए रखना, एनडीए गठबंधन में शामिल किए रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है और इसलिए वो इन तमाम मुद्दों पर कोई अंतिम बात करने से बार बार बच रही है, लगातार बच रही है और विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है। और ऐसे समय पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और नीतीश कुमार के इस स्ट्रोक के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति थी, जनता दल यूनाइटेड को छोटे भाई की भूमिका में बनाए रखने की, 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने खेला कर दिया था, एक बार फिर से चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, इन तमाम राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से छोटी पार्टी बनाए रखने की जो कोशिश थी, जो मंसूबा था, नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक ने उस पर पानी फेर दिया है। 2023 में आए जातीय सर्वे के अनुसार बिहार की जो कुल आबादी है वो 13,07,25,310 है। 2025 अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। निश्चित तौर पर जनसंख्या उस समय तक बढ़ेगी, क्या मतदाताओं के फिगर होंगे वो उस समय आएंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 1,09,69,255 लाभार्थियों के हाथ में सीधे पैसे देने की घोषणा कर दी है और अब इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पिछली बार बिहार के विधानसभा चुनाव में जब कुछ ही हजार वोटों के अंतर से फैसला हुआ था, तब लगभग 3 गुना राशि बढ़ा देने का यह नीतीश कुमार का फैसला अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मैं आपके स्क्रीन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिस फैसले की जानकारी दी गई है वो दिखा रहा हूं। नीतीश कुमार ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी, यानी 3 गुना, लगभग 3 गुना पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा है और उनका सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेगी। अक्टूबर नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव, जो राशि 400 रुपए महीने मिलती थी उसको लगभग 3 गुना बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया। हर महीने की 10 तारीख को आएगी और पहली किस्त जो है वो 10 जुलाई को आएगी, यानी अगले महीने की 10 जुलाई को पहली किस्त आ जाएगी। और इस हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको तो 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 3 महीने तक लगातार ये बढ़ी हुई किस्त आएगी, क्योंकि सितंबर के तीसरे चौथे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो 3 किस्त वो लगातार बढ़ी हुई राशि भेज देंगे और इससे आंकड़ा उन्होंने खुद बता दिया अपने राजनीतिक विरोधियों को चित करने के लिए कि 1,09,69,255 लाभार्थियों को मदद मिलेगी। और ये मदद कितनी बड़ी होगी, इस मदद के कितने मायने होंगे, इसको जानने समझने के लिए आपको मैं बिहार के चुनावी गणित की तरफ ले जाता हूं। यह चुनावी गणित आपको बताएगा कि ये 1,09,00,000 से ज्यादा की आबादी बिहार के विधानसभा चुनाव में, अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक ने सिर्फ विपक्षी गठबंधन को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी नींदें उड़ा दी है, क्योंकि अब सीट बंटवारे में नीतीश कुमार ठोक बजाकर सीटें लेंगे और कम से कम इतनी सीटें तो जरूर लेंगे कि माइनस नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी 122 के आंकड़े के आसपास भी न पहुंच सके, भले ही चिराग पासवान उनके साथ हो, जीतन राम मांझी उनके साथ हो या उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हो। 2020 में हुए बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को, मैं पूरे एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी के मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। हालांकि मुकेश सहनी अब इस तरफ है। तो एनडीए गठबंधन में शामिल इन चारों राजनीतिक दलों को बिहार के विधानसभा चुनाव में 37.26% वोट मिले थे। 1,57,02,650
1,57,02,650 वोट एनडीए गठबंधन में शामिल 4 राजनीतिक दलों को मिलाकर मिले थे। वहीं विपक्षी महागठबंधन की अगर मैं बात करूं तो 1,56,91,500 वोट मिले थे और बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर 11,150 वोटों का अंतर था। तो जहां अंतर जीत हार का सिर्फ 11,150 वोटों का था, जहां एनडीए गठबंधन को 1,57 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, वहां नीतीश कुमार ने अपने एक ही मास्टर स्ट्रोक से 1,09 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में सीधे 3 गुना बढ़ी हुई राशि पहुंचाने का फैसला कर लिया। तो आप निश्चित तौर पर यह तय मानकर चलिए कि नीतीश कुमार किस तरह से बिहार की राजनीति में मतदाताओं का एक समर्पित, लाभार्थियों का एक समर्पित वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। याद दिला दूं आपको कि नीतीश कुमार लगातार जो चुनाव जीतते रहे हैं, दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी, ये तो फैक्टर था ही, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार के चुनाव जीतने में महिला मतदाताओं वाला फैक्टर था, जिसकी वजह से तमाम आलोचनाओं के बावजूद शराबबंदी जैसा कानून उन्होंने अभी तक लागू कर रखा है। महिला मतदाताओं के बल पर नीतीश कुमार एक बड़े नेता बने हुए हैं, लगातार बिहार की राजनीति में अपने महत्व को स्थापित किए हुए हैं और अब इस 3 गुना राशि बढ़ाने के फैसले ने 1,09 से ज्यादा लोगों के खाते में सीधे 3 गुना की राशि पहुंचाने के नीतीश कुमार के फैसले ने बिहार की राजनीति में एक नए तरह का माहौल बना दिया है। नरेंद्र मोदी बोले या ना बोले, अमित शाह कुछ भी बोलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक का असर आपको आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पर नजर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हां, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।